अच्छा जी, ओके सो लेट्स सेट सम ऑफ दी थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। हम जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो एक चीज हमें आजकल बड़ी कॉमन नजर आती है, इसका नाम देते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। सुना मैंने? मैं क्या दिमाग में आता है, व्हाट डू वी मीन बाय डिसरप्टिव इनोवेशन? तो इनोवेशन होती है, एक डिसरप्टिव इनोवेशन एक अलग टर्म पकड़े लिए। सो एनी आइडिया आई थिंक दिस आर continuous turnout, you know, सेम अगर हम एक रिसर्च पे काम कर रहे हैं उससे हमें कोई नया पॉइंट मिल जाए तो वो आप उसके बाद फिर क्या दादा कर रहे हो कि नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है डिस हम तो शो कर रहे हैं कि ये जो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, अगर ये मैं देखूं तो 17,085 से लेके 2030 तक जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो छोटे होते जा रहे हैं। या जो है कि जो नई चीज जो आती है ना वो उसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन कम हो रही है अकॉर्डिंगली। वो जो चीज फोकस्ड होती है, फंडिंग सारी उसके अंदर आती है। तो ये जरा वो स्लाइड है तो बिल्डिंग में एक्सप्लेन किया तो डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन जो है ऐसी वो चीज जो कि आपके जिंदगी को गुजारने का तरीका तब्दील कर पाए। कि भाई जब सेल फोन आए तो उन्होंने आपकी जिंदगी चेंज कर दी। व्हाट्सएप आया, इसने आपकी जिंदगी चेंज कर दी। सिमिलरली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ये आई है तो इसने आपकी जिंदगी आप चेंज कर दी। लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्ok, जेमिनी, ये सारे के सारे अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गए और आपके सोचने का तरीका तब्दील हो। दे आर योर पर्सनल असिस्टेंट्स। क्या आपको कोई मसला है, आप इनसे सवाल करते हो, आपको प्रॉब्लम। और जितनी इंसानी हिस्ट्री है आज से रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो सारी की सारी जो है वो आपको जो थ्योरी है और उनको ट्रेन करनी है कि अब आप इसके बाद जो बताएंगे क्या एक ऑप्टिमल चीज क्या हो सकती है। मेरे सवाल के जवाब टीचर सारे सारे आपके पास इट्स अ सॉर्ट ऑफ परफेक्ट टीचर व्हिच कैन गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन व्हिच यू आस्क, राइट? और अभी व्हाट एल्स आप सोचते लोग कि हर वो चीज जो आपके पास थी वो आपने दे दी। सैचुरेशन पॉइंट पे इस वक्त दुनिया आ चुकी है फॉर दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आप आर्टिफिशियली डाटा जनरेट करके उनको भी पता के लिए किया जा रहा है। दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन ये डिसरप्टिव इनोवेशन इज समथिंग व्हिच यू कॉल, which you in fact once it is there, it changes your lifestyle, right? So AI is one that। अच्छा, अगर मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आएगी जो कि जो फर्स्ट वेव आपको नजर आती है। फर्स्ट वेव जो है इस वेव के अंदर 1785 से लेकर 1845, 60 साल का टाइम पीरियड है। और इसमें जो दुनिया का फोकस रहा वो आयरन कोर पे रहा। फैक्ट्रीज लगी आयरन के ऊपर। लोग कहते हैं ना, लोग बॉर्न मेटलर्जिस्ट हैं, रशियंस हो गए, जर्मन्स हो गए, ये इस दौर के लोग हैं। उन्होंने फोकस किया और फैक्ट्रीज लगाई, मिल्स लगाई और उससे बहुत सारी चीजें बनाई। मैक्सिमम जो पैसा आया और फिर वो इसी डोमेन के अंदर ही इन्वेस्ट हुआ। सेकेंड वेव जो हम देखते हैं उसमें फोकस रहा रेलवे के ऊपर। जो 1900 की अंदर की जो रेलवेज है आज तक वही रेलवेज है बहुत हद तक, विद मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। सो मैक्सिमम फोकस या मैक्सिमम पैसा जो है वो रेलवे के अंदर है। थर्ड वेव में आईसी इंजन्स। हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बना दी अमेरिका के अंदर। $500 की गाड़ी या 50 समथिंग कोई अमाउंट था। लोग सारे के सारे घोड़ों पे काम करते थे। उन्होंने कहा जी मेरे 14,000 लोग हैं, सारे जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि 40 लाख लोगों को जॉब मिली इस प्लेस ऑफ 14,000 लोगों के घोड़ों पे काम करते। तो नई टेक्नोलॉजी आई, अपने आप को शिफ्ट किया लोगों ने और अकॉर्डिंगली इसके लिहाज से अपने आप को ट्रेन किया एंड जॉब्स आर इंक्रीज। फोर्थ वेव पे हम आते हैं तो यहाँ पे एविएशन। कंकॉर्ड जो इस जमाने में बना वो आज तक भी दोबारा बना। ठीक है। तो ये जो फोकस रहा इस टाइम पे 1950 से लेकर 1990 तक, जिसको देख के हमने भी इंस्पिरेशन ली, मतलब मैंने तो स्पेस इंजीनियरिंग जो है वो इस बूम को देख के शायद शुरू की जब स्टार्टिंग में 1995। तो दैट वाज द टाइम जब एविएशन बूम कर रही। तो मैक्सिमम पैसा जो एविएशन के अंदर आया फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स और यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, हर चीज दुनिया का फोकस किया। और फिर जब आप देखते हैं 90 से लेकर 2020 तक, तो इसके अंदर आप डिजिटल नेटवर्क्स, सेलुलर फोन्स, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और अगर आप जो देख रहे हैं इसमें आप पढ़ रहे हैं और चल आगे हम सब इंशाल्लाह अगले 20-25 साल रहेंगे। दिस इज दी टाइम टू इन्वेस्ट आवर एनर्जीज टुवर्ड्स समथिंग विच वी आर स्टडीइंग।
और इसमें अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी की आजकल बात बहुत होती है, लेकिन ये सारी सारी चीजें जो है इनके अंदर जो ओवरवेलमिंग फिनोमेना है वो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग है, which is inspired which basically give rise to this technique which is called gaming. So important क्या है कि ये disruptive innovative platforms है, they are in fact now focus of the world. दुनिया की हर फर्म, हर टेक्नोलॉजी कंपनी, हर नई इनोवेशन ये कोशिश करती है कि मैं आपको ऐसी चीज लेकर आऊं जिससे दुनिया के सोचने का तरीका तब्दील हो जाए और बस उसके बाद बूम आ। सबसे भी आप लेटली देखते हैं कि एनवीडिया जो है बूम पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अपने जो प्रोसेसर यूनिट्स बनाए, जीपीयूज बनाए, दे आर इनफैक्ट नाउ द फोकस ऑफ द। तो इस तरीके से दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या ये कहें कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू राइज मल्टी टाइम्स बाय नेक्स्ट 10 years। So अकॉर्डिंगली जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, अगर आप पूरे से बाहर निकलते हैं तो आपको नजर आएगा कि लोग अब इस तरह सोचते हैं, इस तरह के काम करते हैं, वो रेगुलर चीजें लोगों ने अब सोचनी छोड़ दी है, कम कर दी। लाइक जैसे एलन मस्क सोचता है कि जी मैं क्या करूँ, रॉकेट से इंसानों को भेजना शुरू कर दो फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। सो जहां आप सफर 22 घंटे का करते हैं यहाँ से अमेरिका का, वो 2 घंटे में हो जाए, ठीक है। दे आर थिंकिंग जी इंसानों के दिमाग को जोड़ दें मशीन के साथ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि एक बंदा जिसको के कुछ नहीं कर सकता, वो अपने दिमाग की सोच से सिर्फ सोच के एक काम जो है वो किसी और सोर्स के थ्रू कर सकते। सो दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने नए डोमेन्स में नजर आते हैं इनके अंदर जो ओवरवेलमिंग फिनोमेना नजर आया या हम कहें कैटलिस्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर्सपेक्टिव से है कि डिसीजन मेकिंग करना। सो आप कोई भी चीज से उठा लें, बिटकॉइन से उठा लें, आप ब्लॉकचेन से उठा लें, नई ऑटोनमस रेड हाइलिंग, चाहे वो यूएवीज हैं, चाहे वो जी ग्राउंड व्हीकल्स हैं, चाहे वेरिंग व्हीकल्स हैं, सारी की सारी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लें। मेडिकल डोमेन के अंदर आप जो नए काम हो रहे हैं उनको देख रहे हैं, एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग कमिंग आउट। और ये क्या चीज है, इट इज नथिंग बट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन। और इंसान क्या है, इंसान किस बुनियाद पर अक्लमंद है, इंसान अक्लमंद है बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस। एक 5 साल का बच्चा कम अक्लमंद होता है बनस्पत एक 40 साल के आदमी। क्यों? 40 साल में आपके इतने एक्सपीरियंसेस गैदर हो चुके होते हैं कि आप एक मुनासिब फैसला कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट दिस टेक्नोलॉजी। और सर मैंने कहा कि व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, दीज आर द 5 मॉडर्न इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स जिनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दुनिया इस वक्त देख रही है अगले 20-25 साल में। दीज आर द एरियाज, और इन सब के अंदर ओवरवेलमिंग जो आपको एआई नजर है। अच्छा, आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे पेशतर के हम इस पे जाएं, मे बी एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो दुनिया की मोस्टली टेक्नोलॉजी जो कन्वर्ज कर रही है वो ऑटोनोमस मोबिलिटी के ऊपर कर रही है। Every new thing, every different domain is converging towards the autonomous mobility, towards mechanical engineering. It includes both aerial vehicles as well as the ground vehicles. So ये बड़ा important phenomena, ये जब भी आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि every particular phenomena is leading towards something जो कि इसका ताल्लुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से निकल आता है। So इसलिए इसके अंदर बहुत काम भी होता है। ओके, अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन है इसके अंदर जो मेजर आपको एप्लीकेशंस नजर आती हैं दे आर टुवर्ड्स दी टू डोमेन्स। ये मैंने सर ओके अभी अगर मैं ट्रक्स ट्रक्स के ऊपर जाऊंगे व्हाट दिस पर्टिकुलर एरिया परफॉर्म्स, so in fact there are 3 steps which we are focusing on for this business. One is called pre-processing, second is called post-processing, and here the domain of AI algorithms are living. So in fact, whatever situation is there, whatever problem is there, दुनिया क्या एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट्स दी डाटा,
because we have attributes in real world. We do not find zeros, ones, one, two, three. We find attributes. मैं आपको देखूंगा ना, मुझे आपकी नाक नजर आएगी, आपके कान नजर आएंगे, आपके आंख नजर आएंगे, आपकी गाड़ी नजर आएगी, आप शर्ट नजर आएंगे, मुझे जीरो वंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन मेरा दिमाग इसको इंटरप्रेट कुछ इसी तरीके से कर रहा है कि कुछ डाटा आपके पास से मेरे दिमाग में जा रहा है। मेरे दिमाग में एक न्यूरल नेटवर्क है, मल्टी बिलियन उसमें न्यूरॉन्स हैं जो कि इस सारे डाटा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस एब्जॉर्प्शन की बेस पे कुछ लेबल कर रहे हैं। मैंने अब अगर को लेबल कर दिया ना, मैंने एसएन को लेबल कर दिया, तेरे दिमाग को लेबल किया है। मैंने उमर को एसएन को नहीं कहा, एसएन को एसएन कहा। तो ये जो आपका डाटा मेरे दिमाग में एब्जॉर्ब किया है, ये तो एट्रीब्यूट से सारे, कान, नाक, आंखें, चश्मा, बाल। लेकिन अब मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स में कुछ स्टोर हुई। अभी तक दुनिया इस काबिल नहीं हुई कि मेरे दिमाग, किसी का भी दिमाग जो है वो किस तरीके से चीजों को प्रोसेस करता है और चीजों को स्टोर करता है। बट देयर इज समथिंग, देयर आर थ्योरीज कमिंग अप, देयर आर थ्योरीज कमिंग अप, दे आर रिफाइनिंग डे बाय डे, but in fact they are all inspired by data processing. If we all are, our brains are, in fact we have some of the actuators, some of the sensors, हमारे the sensors लगे हुए, और हमारा एक प्रोसेसर यूनिट है और हमारे कुछ एक्चुएटर है। तो जो सेंसर्स है वो डाटा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। और अल्टीमेटली जो ये डाटा है ये एट्रीब्यूट से जब ड्रॉ होता है, देयर इज अ स्टेप व्हिच शुड बी देयर, व्हिच इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल, जिसका काम ये होता है कि उसने कुछ डाटा को मीनिंग देनी है so that it could be processed by the intelligent algorithm, which is there here, तो यहाँ पे। और जब ये चीज प्रोसेस कर ले तो अगेन it vomits out the data. That data is again used as until it is not converted to something useful by doing the post processing. Post processing का क्या काम है, उससे एट्रीब्यूट बना के देते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है वो तो एट्रीब्यूट बेस्ड काम कर रही है। यानी मैंने अब नाम देना ना आपका, यो मैरिज, ये एट्रीब्यूट है, बट इन बिटवीन योर डाटा कलेक्शन बाय माय आईज एंड emitting out your name by my mouth, इन बिटवीन जो चीजें सारी की सारी वो कुछ यहाँ पे लाए कर रही है, जिसमें डाटा फ्लो कर रहा है, प्री प्रोसेस होता है, आपका एल्गोरिथम उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करता है, पोस्ट प्रोसेस करता है और अल्टीमेटली एट्रीब्यूट्स जनरेट करता है। सो जो पूरी एआई की डोमेन है या इंटेलिजेंस की डोमेन है जो कि मशीन कर रही है, वो कुछ इस जगह से शुरू होती है और अल्टीमेटली किस जगह पे आते हैं वो पता हो जाता है, उसको ये चीज मिलती है और इस सिस्टम में ये चीज आउटपुट में मिलती है। So if you read anything related to AI, you do anything related to AI, you will find out कि आपका जो एल्गोरिथम है, जो आपका कोड है, कुछ ये काम कर रहा हो। It will always be acquiring some data. It will always be doing some feature engineering on that data. It will always be giving some meaning to that data by labeling most of the time, and then it will process some algorithms, limit out some results, and फिर उसके बाद उसको कुछ पोस्ट प्रोसेस करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के तहत कुछ आउटपुट मिलेगा। So this is the entire story behind all the AI based approaches, right? अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि एआई जो है वो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये यहाँ जो एल्गोरिथम है, इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या चीज है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाई आर यू इंटेलिजेंट एंड व्हाई a hen is not intelligent, या क्या एक मुर्गी भी इंटेलिजेंट होती है? तो क्या जवाब है? हमजा बताएगा सर। थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। इंटेलिजेंस से पहले भी डिसाइड करते हैं इंटेलिजेंस होती क्या है। इसी के अगर आप कर सकें, जैसे वो एक रोबोट है तो उसको हमने बताना है कि हम इंसान है तो हम किसी ने दे सकते हैं, ठीक है जी। अर्शान ability to make decisions based on experience. जी, एनीबॉडी एल्स मैं ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एनी इन अ सिचुएशन बेस्ड ऑन द अवेलेबल data, based on the available experiences, instances, if you can make a sane decision, generally sane decision means कि decision जो acceptable for all of the people, it's called intelligence. If we are intelligent, yeah, that person.
लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ मेरी मैं उसका कोई वो नहीं हो, यानी मैं या आप ही सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है। हर जिंदा चीज जो है अल्लाह ने उसमें कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है। पक्षियों में इंटेलिजेंस होती है, शहर की मक्खियों में भी होती है, परिंदों में भी होती है, हाथियों में भी होती है, जानवरों में होती है, परिंदों में होती है, कीड़ों में होती है, चींटियों में होती है, राइट? सो इंटेलिजेंस इज इन एवरी लिविंग बीइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुई? If we can take the inspiration from any living being and pick the type of intelligence and bring in a machine. अगर आप एक आंट के या आंट के सिस्टम की इंटेलिजेंस लेके आएंगे तो दैट इज कॉल्ड आंट क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन algorithm and that is again an AI based algorithm. अगर आप एक हाथियों के पर्सपेक्टिव से उनकी इंटेलिजेंस में आएंगे तो दैट इज अगेन एन इंटेलिजेंट algorithm, AI based algorithm, लेकिन उसका नाम जो होगा वो elephant based algorithm बन जाएगा। In the similar way, the most intelligent living being is लाइफ सैलरी। आपने सॉरी लाइफ सैलरी इंसान का साथ तो है कि इंसान को शिक्षा एक आयत आपने पढ़ी होगी कुरान पाक में जो इंसानों की तारीफ पे अल्लाह ने कही है, किसी को याद है? कि अल्लाह ने कहा है कि इंसान सुप्रीम क्रिएशन है, अल्लाह की मेरी मखलूक में से एक अच्छी या बढ़कर क्रिएशन है। एक आयत है इसमें। फलक में इंसान दर्शन करती है। हाँ, कि हमने इंसान को उसकी करनी अलग पैदा किया। तो जो जो बेस्ट इंटेलिजेंस है वो है इंसान की इंटेलिजेंस। और इंसान की इंटेलिजेंस कहाँ पे छुपी हुई है? आपके दिमाग में छुपी। दिमाग के अंदर, इसके अंदर अल्लाह ने आपकी इंटेलिजेंस के दरअसल पैदा की। इसलिए जो इंटेलिजेंस इंसान से इंस्पायर्ड होती है उसको हमने नाम दे दिया एआई की दुनिया में। उसका क्या नाम रखते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एलियंस जो नाम है दैट इज इनफैक्ट इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो जो एलियंस हैं, एलियंस आर अब आप तो आजकल जितने भी एआई बेस्ड एल्गोरिथम मॉडर्न वर्ल्ड में लगा आते हैं, दे आर इंस्पायर्ड बाय एलियंस। जो जितने बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जितने आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, उनमें जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं दे आर मोस्टली दे आर 99.99% टाइम आपको एलियंस इंस्पायर्ड मॉडल्स नजर आए। because this is very regular, because इंसान से ये जहानत इंस्पायर की गई है तो अल्टीमेटली वो मशीन के अंदर भी वही बेस्ट परफॉर्म करनी चाहिए और वो कर रही है। लेकिन एआई इज a larger domain which means any algorithm, any type of inspiration from any living being which can give some intelligent decision, right? So mostly जो AI के इस सब जो algorithms हैं न सिर्फ पुराने इशारों के they are focusing on the cadence because they are the best performers। इसलिए आपको मशीन लर्निंग के अंदर भी, और मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग का नाम सुना होगा आपको, उसके अंदर भी जो है वो cadence से ही इंस्पायर्ड होते हैं। So this is as far as the broad picture is concerned। और ये मैंने आपको बता दिया। और जिस तरह से मैंने बात की थी कि कोडिंग के पर्सपेक्टिव से अब दुनिया जो है वो अपने आप को चेंज कर रही है। ये इंसान पहले किया करते थे, अब आपका आधा काम जो है वो एआई कर रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी 100% पे ये जा रही है ऐसा ऐसा। कुछ अभी भी फैक्टर्स हैं कुछ जगहों पे अभी भी इंसान काम कर रहे हैं, बट दिस थिंग इज not only reducing the effort of human beings but also the cost effects। जो काम आप पहले $100 में करते थे, लोग जो है वो इसको आउटसोर्स किया करते थे, अब वो आपका एक एलएलएम मॉडल जो है वो आसानी से कर देता है, तो कॉस्ट इफेक्ट भी नीचे आ गए। और ये जो फिनोमेना है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों के काम या इन लोगों की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कि जहां 14,000 से 40 लाख लोग गए, इसमें भी आप देखेंगे कि लोग अपने एरियाज को चेंज करेंगे, अपनी स्पेशलिटीज को चेंज करेंगे। इन मशीन्स को मैनेज करने के लिए इंसान चाहिए होंगे, इनको मेंटेन करने के लिए फिर इंसान चाहिए होंगे, इनके एल्गोरिथम डेवलपमेंट के लिए फिर इंसान चाहिए होगा। सो जो एक कॉन्सेप्ट है ना आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का, ये एजीआई का, दैट इज इन माय व्यू is a far-fetched idea that will not be possible as such in my view, because there will always be human being. But इसका condition क्या होगी? If it remains to everybody, this particular field, अगर ये सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में रहती है तो तब नुकसान बढ़ता है। लेकिन अगर ये सब लोग सीख लें, सब लोग इसके ऊपर अपनी एक्सपीरियंस या कहें कि अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर लें, तो ये चीज फिर पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद बन जाती है। और जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा था कि मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी क्रिएटिविटी को ये ऐड ऑन करे।
So this thing is going to stay, and it is going to stay with the humans. They will be with us, and they will be our systems, right? So इसी perspective में इसको इन चीजों को देखना भी है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन। ओके, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो हमें नजर आएगा कि अगेन मैंने कहा ना कि दिस होल थ्योरी is sitting on the data available. So now every domain has got getting lot of data. इंडस्ट्रियल सेक्टर में IoTs आ गए, IIoTs के नाम से, इंडस्ट्रियल IoT के नाम से, बेतहाशा सेंसर, छोटे 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 हर चीज के अंदर से आपको डाटा ट्रांसफर करना है। So there's a huge amount of data which is now available in all domains, and that data is time based, so that data can be processed. So again, अगर ये data available है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे डोमेन हैं जिनके अंदर आपको डाटा मिलेगा, उस डाटा को आप इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इस डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। सो जितने आपको नाम नजर आते हैं ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे जो है वो इस तरफ लेके जाते हैं कि आप एआई को यूज करें, क्योंकि पहले ये रॉ डाटा आप यूज कर रहे थे, सारा का सारा आप मैनुअली इस्तेमाल करते थे, अब आपको एक असिस्टेंट अवेलेबल है जो कि आपको बहुत सारी चीजों में असिस्ट कर सकता है। और जितना ये डाटा बढ़ता जा रहा है उस उतना ही आप फिर अपनी एप्लीकेशन जो है वो मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग की तरफ लेके जाते जाओ। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या फर्क होता है? जी शीरी फातिमा, चले पहले सवाल आसान करो, मशीन लर्निंग क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बुलाई की बात बता दो। और आपने मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा भाई, तो नहीं इलेक्टिव सब्जेक्ट तो 2024 के लिए ना। ऐसे तो इलेक्टिव आउट करो। ऐसे आप लोगों में से मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है किसी एलिमेंट्री में? मेरी बातें तो समझ आ रही है, मैं अभी तक मैं कोशिश ही करूंगा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करूं, बट स्टिल अगर कुछ ऐसी हो तो आपको लगे कि मैंने ऐसी बात कर दी तो आपके ऊपर से गुजर गई, मुझे रोक दिया, जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क मी सर दोबारा एक्सप्लेन कर। आई हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग 3 4 5 टाइम्स जब तक आप सेटिस्फाइड होते। मेरी आदत ये है, मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में जो वीकेस्ट बंदा हो उसके मुताबिक कोर्स को लेके चलना है। तो इसमें शर्माना नहीं है, पॉइंट ये है कि कुछ लोग क्लास में शर्माते हैं कि मैं सवाल करता हूँ तो शीनी बैठी हुई और कहेगी या कुछ वाला जवाब कर दो, तो ऐसी बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है। यू आर हियर, यू हैव पेड, सो यू शुड गेट ऑल द जूस आउट, ठीक है? सो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, छोटे से छोटा है, जरूर, ठीक है? अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो आई आस्क यू, गिव मी सम टाइम, आई गेट बैक। ये है कि आप कोई सवाल पूछें मैं उसको और उसको बता सकता हूं। तो लेकिन आपने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा तो मशीन लर्निंग चले, जो थोड़ा बहुत जिन्होंने एक्सपीरियंस है, जिनका कुछ कुछ ना कुछ मैंने अपने तौर पे इंटरेस्ट के तौर पे देखा है, कुछ बता सकते व्हाट इज मशीन लर्निंग? फॉर्म अ टास्क एक्सपीरियंस। मशीन लर्निंग के साथ मतलब ये है कि यदि आप एक मशीन को सिखा दें कि उसने कैसे चीज सीखी, एक मशीन सीख ले, एक ऐसी चीज जो कि जिंदा नहीं है, आप उसको ये अकल दे दें कि आपने सीखना कैसे, दैट इज कॉल्ड मशीन। बट मशीन लर्निंग रिक्वायर्स लेस डाटा, एक ओल्ड थोड़ा सा गेम, थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। तो मशीन लर्निंग के लिए आप ये इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब मैं राधा का डेटाबेस देखता हूँ ना, तो आपकी शक्ल है, ठीक है, अक्सर औकात तो अच्छी नहीं होती, ऐसे सबसे बुरी तस्वीर आपकी जो आती है वो सीन है। तो लेकिन उसकी बेस पे आपकी लेबलिंग हुई होगी कि जी ये अबू बकर है, ये अफशान है, ये महाद है, ये खुदा है, ये अब्दुल अली है, ऐसे ही है ना। लेकिन वो क्या है, वो 2 डायमेंशनल फेस है, फ्रंट से आपकी पिक्चर ली हुई है, मिनिमल मिनिमल डाटा एंड अ लेबल इज देयर, राइट?
मैं आपको फ्रंट से देखता हूँ ना, अगर तो मैं आपको पहचान रहा हूँ आपको ना, ये बंद, ठीक है। दिस इज कॉल्ड learning based on some minimal data, and a similar concept if we can introduce towards a machine, it's called a machine learning, right? On the other hand, deep learning, मैं अर्शान के साथ रहता हूँ कंप्यूटर में, पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अब अर्शान जो है बाहर चलता हुआ जाएगा तो मैं कहूँगा अर्शान करा रहा है, दूर से मुझे 4 लोगों में एक आवाज आएगी, मैं कहूँगा अर्शान की आवाज, ठीक है? ये कहीं हो सकता है ग्राउंड में फिर रहा हूँ, मैं पहचान लूंगा अर्शान के, मैं छत पे खड़ा हूँ ऊपर से इसका सर देखूंगा, मैं पहचान लूंगा अर्शान। This is called learning from different perspectives. Now I'm moving from all directions. मैंने इसकी sounds को study किया, मैंने इसकी चाल को study किया, मैंने इसकी आवाज को study किया, मैंने इसकी शक्ल को चारों तरफ से देखा है। मैं इसको पीछे से देखूं, मैं इसको साइड से देखूं, मैं इसको फ्रंट से देखूं, मैं पहचान जाता हूँ। This is called learning in deep, in depth. I have learned him deeply. So deep learning may require more data. Similarly, if we can bring this thing towards machine, and a machine learns based on more data and different domains, different aspects of a similar situation, we call it as a deep learning phenomenon. या ऐसे algorithms जो है वो deep learning phenomenon कहलाते हैं। अगर हम इसको सॉरी सर, अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये हम कर सकते हैं मशीन में कोई डाटा होता होगा, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स हम सेलेक्ट करके मशीन को फीड करते हैं, क्योंकि डीप लर्निंग में सिर्फ आप डेटा दे रहे होते हैं और वो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। इस डायरेक्ट आप ये सोच सकते हैं मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट या डेवलपमेंट को थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट था, उस वक्त तक हमें बताना पड़ता था कि ये सिचुएशन के अंदर इम्पोर्टेंट, उसकी वजह ये होती है कि आप चीजों को सिंप्लीफाई रखते हैं। लाइक मैं आपको जो पहचान रहा हूँ, मैं उससे सिर्फ आपके चश्मे की बुनियाद पर आपको पहचान, ठीक है, जैसे तो आपकी माथे की बुनियाद पर एवरीबडी डिस्टिंग्विशेस या प्रोसेस द सिचुएशन बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स। मैं आपको इन 2 पे पहचान रहा हूँ, हो सकता है अब्दुल्ला आपको 4 चीजों की बेस पे पहचान, हर बंदा डिफरेंट तरीके से हर सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है सर। अच्छा, डीप लर्निंग में डाटा ज्यादा होता है, लेकिन ये कुछ आसानियां डाली गई, बिकॉज व्हाट वी वांट विद द एडवांस कांसेप्ट्स कि हमें मैनुअल प्रोसेसिंग कम से कम करनी, the algorithm should be advanced enough to extract the feature itself. But again, the important feature, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि मशीन डीप लर्निंग जो है वो फीचर्स कम ले रहा हो या ज्यादा ले रहा हो। डीप लर्निंग हो सकता है आपने से मैंने एज अ मशीन लर्नर आपने प्रोसेस किया और 4 इंपॉर्टेंट फीचर आपने फिगर आउट कर, लेकिन हो सकता है 4 भी ज्यादा हो। डीप लर्निंग 2 की बेस पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम खुद करे, उसका एल्गोरिथम उसमें एम्बेड हो। डीप लर्निंग में ये वाला प्रोसेस भी एम्बेड है कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है जो मुझे फिगर आउट करना, राइट। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है दैट इज वोट डाटा, इसको हम कहते हैं बिग डाटा। आपने नाम सुना होगा बिग डाटा, व्हाट इज बिग डाटा, पढ़ा होगा आपने, बड़ा आजकल बज़ वर्ड है कि बिग डाटा, सुना होगा पीएचडी बिग डाटा की हो रही है। तो क्या होता है बिग डाटा, एनी गेस? मोबाइल फोन जैसा कुछ सोशल मीडिया को सभी इंफॉर्मेशन बैंक सोशल मीडिया इसकी जब मैपिंग कर रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन देख लेगा। बिल्कुल वो बिग डाटा बन जाता है, लेकिन डेफिनेशन शायद कुछ और होनी चाहिए। It's based on 3 V's: volume, velocity, variety. अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा यू हैव द फोन्स, स्मार्टफोन्स स्टोर करें इधर आप, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ भी कल आज दिखाई दे रहा है। तो देखिए जी बिग डाटा, डेफिनेशन ऑफ बिग डाटा, अगर मुझे बताएं कि वॉल्यूम के लिहाज से इस साइज ऑफ डाटा को बिग डाटा है, कहते हैं जब आप खुद हाथ से करते हो चीज जिंदगी में याद रहती है, आपको याद रहती है, ज्यादा याद। तो कुछ इस तरह चीजें साथ कम करें। provides is something like वो है बट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, अगेन वॉल्यूम पे तो एक नंबर आपको नजर आएगा, वो वेरी कर सकता है।
But with every day this amount is increasing. Definition of big data is changing because there is more memory which is being made easily available. जहाँ आज कुछ आज से 20-25 साल पहले कुछ एमबी की एक जो छोटी आपको डिस्क थी ना वो आपको हजारों रुपए की अब शायद 100 रुपए में आपको मल्टीपल टीवीज की डिवाइस बनता है. So memory is getting cheaper. Processing power is again available to you, so you can do a lot of things. So multiple zettabytes is now the volume based. Velocity based भी एक डाटा होता है कि इतना ज्यादा डाटा आ रहा है आपके पास एक वक्त के अंदर. भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ अगर आप सारा बोलना शुरू कर देंगे तो मेरा दिमाग परेशान हो जाएगा ना. इट मींस आई एम गेटिंग बिग डाटा. एक आध घंटे को मैं प्रोसेस कर सकता हूँ 20 बंदों को जो प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा. तो सेकंड डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ डाटा. टेराबाइट्स कैपेसिटी असल में अभी तक जो यानी अब मैं इसको इससे लेता हूँ कि जो आपके पास डाटा है ना वो तो ओवर दी टाइम कलेक्ट होता रहता है ऐड होता रहता है होता रहता है. इतनी भी हम प्रोसेसिंग या कहीं पे जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं ना वो हम अवेलेबल डाटा पे ऑफलाइन करते हैं पोस्ट करते हैं. तो वॉल्यूम का ताल्लुक ऑफलाइन से, वेलोसिटी का ताल्लुक आपकी बात से पड़ता है कि बहुत सारा डाटा आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज कमिंग. तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मल्टीपल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में. एक तरह पॉपुलेशन है सारे के सारे को डाटा एक वक्त में आप एक जगह पे एक नोड के पर कलेक्ट करना शुरू कर दें तो इट इज नाउ गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ डाटा. So velocity is second phenomenon. Third is the variety. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ एस्पेक्ट से आ रहा है, फ्रेंच से आ रहा है, चाइनीज से आ रहा है, स्पेनिश से आ रहा है. सो आई होप यू कैन फिगर आउट कि देयर आर थ्री मेजर डोमेन्स जिनके तहत बिग डाटा को प्रोसेस करते हैं. बिग डाटा और डीप लर्निंग दे आर मूविंग साइड बाय साइड. तो डीप लर्निंग का जो मेजर डेफिनेशन क्या है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो ये कि आपके पास मुख्तलिफ जावियों से किसी एक सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए डाटा अवेलेबल. और जिस तरह से सर सोहेल ने भी कहा कि जिसको मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ कि बिग डाटा के जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बिल्ड की गई हैं ताकि चीज को ब्लैक बॉक्स की फॉर्म में रखा जाए. तो उसका एक नुकसान भी है कि जब आपको पता ही नहीं है कि चीज के अंदर हो क्या है तो फिर आप परेशान रहते हैं कि पता नहीं कैसे करना. मशीन लर्निंग में यू आर क्वाइट क्लियर बिकॉज ये सारे स्टेप्स जो है ना जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये और ये मशीन लर्निंग में ये काम इंसान को करने पड़ता है. जो रिसर्च पेपर है उसमें आपको नजर आएगा कि एक ही टॉपिक पे रिसर्च पेपर है लाइक डीप लर्निंग के ऊपर है लेकिन किसी एक में एक तरीके से उसको प्री प्रोसेस किया है और पोस्ट प्रोसेस किया है. एक और ऑथर ने किसी और तरीके से किया है और ऑथर ने किसी और तरीके से किया. और सिर्फ बेस्ड ऑन दीस टू थिंग्स द पेपर हैज बीन रिटन एंड इट्स एक्सेप्टेड. सेम एल्गोरिथम्स हैव बीन यूज्ड. सो बट डीप लर्निंग में ये कोशिश की गई है कि चीजें जो है ना इंसान के लिए आसान कर दें और हर काम वो करे आपके लिए. आप उसको पिक्चर दें तो उसके वो एट्रीब्यूट से प्री प्रोसेसिंग पूरी करें और आपको डाटा आपके सिस्टम के अंदर एक और एंड्रॉइड एल्गोरिथम को दे. बहुत सारा डाटा आ रहा है उसको प्रोसेस करके वो एक्शंस ले डिसीजंस हो और उसको दोबारा पोस्ट प्रोसेस करके आपको रियल वर्ल्ड में एट्रीब्यूट्स को आंसर. बट ब्लैक बॉक्स का नुकसान क्या होता है कि इंसान तो फिर क्या होती है आदत पड़ जाती है कि खुद को एफर्ट नहीं करो. तो I always recommend to my students to start with machine learning. Do not directly go towards deep learning. Or then later on you can always do number of things. Sorry. एक बार में मशीन में लर्न करेंगे कुछ डेटा से उसके ट्रेडिंग सही है या उसको डिलीट कर आप उसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आप करते ही है कि डाटा उसको ले लेते हैं डाटा से उसने अपने कुछ नोड्स डिफाइन कर दी कुछ वेट्स डिफाइन कर दी कुछ बाइसिंग डिफाइन कर दी. इसकी एग्जांपल मैं और आपको कोई डाटा मेरा आपके पास है पिछले 40 साल का 30 साल का 50 साल. हमारे दिमाग ट्यून हो गया हमारे दिमाग की वेट्स फिक्स हो गई. मेरा और आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है या कहें कि हम उसको नाम देते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स है. ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है जैसे ये That's क्या है इसको मैं इंपल्स लगाऊंगा ये आवाज आई आपको. ये एक सिस्टम है ये से इंपल्स इसको देखो इसमें से एक आवाज है इसका इंपल्स रिस्पांस है. ये भी एक सिस्टम है इन सेम इनपुट्स को दी जाए इसका रिस्पांस डिफरेंट है तो ये भी एक सिस्टम है इसको दी जाए तो रिस्पांस डिफरेंट है. तो हर इंसान जो है ना उसका एक इंपल्स रिस्पांस है. यानी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आप एक चीज बन गए. कुछ लोग अच्छे बन जाते हैं कुछ लोग बड़े बन जाते हैं कुछ लोग बीच में रहते हैं
तो हम सब का जो एक I would say कि एक मेच्योर सिस्टम है, वो जो कस्टम टाइम फिक्स होता जाता है, डेवलप होता है, डाटा सिस्टम से निकल जाता है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर उस चीज एम्बेड होता है, डाटा इज नो मोर रिक्वायर्ड। यस, एक काम और आप जरूर कर सकते हैं कि आप इसको फर्दर रीट्रेन कर सकते हैं। आप इस मशीन को ट्रेन के पास डाटा में आप चाहते हैं कि मैं इसको अडेप्ट कराऊं किसी नई चीज के ऊपर, तो आप इसको रीलर्न करा सकते हैं, सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक पर्टिकुलर मशीन होती है वो एक टाइप ऑफ एक्शंस के लिए ट्रेन होती है, दूसरे टाइप ऑफ एक्शन जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बट सिमिलर चीजों को आप शायद, बट दिस यू विल लर्न इट फ्रॉम शट और किस और। अच्छा जी, एक आज हम सेशन थोड़ा छोटा रखें क्योंकि मुझे इन्होंने कहा है कि आपकी कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रन करना है। मैं एक लास्ट चीज आपको कराऊंगा सिर्फ अभी, जस्ट टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग के ये जो इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग बाय मशीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। से मैं आपसे कहता हूं कि एक एक्सरसाइज करते हैं। ये एक पैराग्राफ है, नजर आ रहा है? बस में बैठे आप भी एक काम मेरे साथ कर लें, फिर हम आपके साथ अंदर छोड़ दें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि इसके अंदर आपको कैरेक्टर इको नजर आ रहा होगा इस पूरे पैराग्राफ, मुझे काउंट करके जरा नंबर बता दो, क्या करना। आपस में नहीं डिस्कस करना, अपने सामने लिख लीजिए, एक दफा काउंट करें, राइट इट। You can start from here. Very good. बताना नहीं, मैं पूछता हूँ जी। शीरी फातिमा 60, ठीक है, रामजद अली, हसन अली, बाहर जी, रिजवान, दुल्ला, ये आमिर, 64, 64 जी, हमजा 65, 65 उस्मान, 64 जान, 63, 63 अबू बकर, 53 हसन, 56, 59, 59 अमर, Isa Soed, पैराग्राफ तो एक ही है, लेकिन एक 55 पे है, एक 64 पे है, एक 66 में भी है, कोई नंबर आपस में आप लोगों का मैच नहीं करना। आई गिव यू अनदर टाइम, थोड़ा सा फोकस के साथ अपना पुराना नंबर अपना याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ जी, नंबर चेंज हो गए, सबके चेंज हो गए। क्या नंबर है जी अमजद? 65। जी, अब अबू बकर 66। किसी का किस किस का ज्यादा हुआ है? किसी का कम भी हुआ है? कम भी हुआ है, महात का कम हुआ है। अच्छा, लेकिन नंबर तो अभी भी आपके मैच नहीं कर रहे, जो मुझे दो चार बताए आपने, नंबर तो ये एक ही है। ठीक है, इट मीन्स के स्टिल दिस दिस लेट मी गिव यू अ लिटिल। मैं करता ये हूँ कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मैं अब मैंने कलर चेंज कर दिया, आप जरा काउंट कर लीजिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट नंबर। was the closest number है 70, 67, 66। तो आपका 66 था। अच्छा, यहाँ से देखिए कुछ चीजें हम लर्न कर सकते हैं। वेरी सिंपल एक्सरसाइज मेरे हमारे प्रोफेसर ने कराई, तो आई थॉट के इट्स अ गुड एक्सरसाइज। इससे आपको अपनी अपनी फोकस एबिलिटी का एक पता चलती है कि हाउ मच फोकस यू आर इन योर लाइफ। एक टास्क आपको दिया गया, आपने तो नंबर जितना ज्यादा था, ही इज मोर फोकस्ड इन हिज लाइफ इज हर कि आप एक्सेप्ट करें इसको। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, फर्स्ट मैंने सोच सकती चीज देखें। the larger the numbers, more focused your personality is. Number two, we as a human being never good in repetitive tasks. Never good. We get bored. एक ही काम करते 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 आप अपना सर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मैं काम शुरू करूं। दुनिया के बहुत सारे टास्क जो हैं वो इस बेस पे, या बहुत सारे गेम्स इस बेस पे डिसाइड किए गए हैं कि अगर आपको एक रेपिटेटिव टास्क, मैं आपको कहूँ ना, एक फैक्ट्री में खड़ा कर दूं कि एक व्हाइट बॉटल आ रही है, एक ब्लैक बॉटल आ रही है, आपकी जॉब में आपको $1000 दूंगा पर डे। आपने सिर्फ व्हाइट बॉटल जब आया ना उसको अलग साइड में रख दो, आई एश्योर यू कि आप उसी दिन फेल हो जाएंगे। ठीक है, बट इन दिस टास्क मशीन आर ready. This is the start point of it because we as a human being are never going to repetitive task. और अभी ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, छोटा सा रेपिटेशन, अगर ये मल्टीपल पेजेस पे चली जाए और इस तरह के टास्किंग जो है वो रिपीट होती रहे। मैं इवन आपको अगर ये इस तरह की एक चीज दे दूं, यहाँ पे ये लिख दूं ना, तो ये भी आपसे शायद पढ़ना मुश्किल हो जाए, इनको काउंट करना और मुश्किल हो जाए। सो दिस इज व्हाट द मोटिवेशन फॉर समथिंग which could be able to do this very easily, because there are many challenging things in life which require certain things similar to this phenomenon, which we cannot do, and it's better not to do. Let something, some machine to assist us, and we should remain on more creative tasks, which are in fact we are doing. So that is why this technology is to assist us, not to. We should not keep this thing in mind कि शायद ये हमें किसी स्टेज पे दुनिया में हैम्पर करेगी या नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, ये हमारे फायदे की है और ये फायदा ही देगी, इसका हमें बिलीव होना चाहिए। बट हमारा काम क्या है कि अपने आप को टाइमली जो है अलाइन कर रहे हैं चीजों से। ठीक है, विद दिस वी क्लोज टुडे सेशन। क्लास में हम देखेंगे, आज आप ये सेशन वगैरह देख लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप सकते एनी क्वेरी। पाइथन और मैटलैब पे काम किया था आप लोगों ने? पाइथन पे किस सिस्टम पे किया? जुपिटर नोटबुक पे किया हुआ है या लैब पे किया हुआ है? दोनों पे किया हुआ है। लैब वगैरह यूज करते हैं? मैं आपको असाइनमेंट नंबर 1 दूंगा, उस पे कुछ पाइथन की सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, सॉल्यूशंस है। अच्छा, मैं एक चीज ध्यान रखिए कि जो मैं आपको प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज दूंगा ना, वो दे आर ऑलरेडी डन। आपका काम सिर्फ उसको समझना है। ठीक है, अपने आप को क्या करना है, उसके साथ सिनर्जाइज करना है। आपने देखना है कि कैसे होगा। कोई भी रहेंगी कि आपने कोई याद करनी चीज है, ये कोड, ये फलाना कमांड, ये फलाना फाइल, ये फलाना क्लास होगा, ठीक है, इसको याद करना है, याद नहीं करना, मैं ऐसा सवाल कर सकता। मैं आपसे असाइनमेंट्स ऐसी करवाता हूँ कि एक असाइनमेंट है, इसको आपने, और अगेन उसमें ये कोशिश की कोड आपको दिया जाए,
आप सिर्फ कोड कमेंट करें, समझे, और इसमें बताएंगे क्या क्या चीज किस तरह से, दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। और उसके लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, और ग्राफ के ऊपर जो टेक्स्ट प्रूफ लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग, वो हम उसको उसके अंदर से पिक करेंगे। बट दोज विल बी डन टास्क एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड गिव योर कमेंट्स। एट मास्टर्स वी डू नॉट रिक्वायर टू राइट, जैसा मैंने कहा कोडिंग ऑलरेडी है, आपका काम समझ में इम्प्रूव करना चाहे कर सकते हैं, कोई गलती कर सकती है वो आप नहीं कर सकते हैं, कर दो। तो कोलैब के ऊपर कोलैब के लिए पाइथन जुपिटर नोट की एक प्लेटफॉर्म है, उसको आपने इस्तेमाल करना है, समझना है। और मैं उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको भेजूंगा नोट के ऊपर ही, उसमें कोई थोड़े से फंक्शन है उनको आप रन करें, एक्शन देखिए, रन करें, एक्शन देखिए, और उस पर्सपेक्टिव से पूरा कर लेना है। थोड़ा सा आप मेरा मतलब है कि पटरी पे चढ़ जाए, थोड़ा सा चढ़ना शुरू हो जाए फिर, और आगे क्लास के कर लेंगे, ठीक है। गूगल कोलैब, कोलैब इज अ प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपकी वेब बेस्ड एक सर्विस जो कि जुपिटर नोटबुक का वेब लिंक है। तो आपको अलग से कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कोलैब टाइप करेंगे तो एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसको आप उसके ऊपर हर चीज आप लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म, उसको आप यूज करेंगे, और आपने प्रोजेक्ट्स भी आप उस पर करें बेशक, और आगे भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी चीज। और अच्छा, कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे पास मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं एक्स्ट्रा एडिशनल असाइनमेंट्स दूँ, ठीक है। कुछ रिसर्च पेपर्स मैं आपको अलग से दूंगा, तो आपने अलग से देखना है, और वो सबके लिए नहीं होंगे, बट whosoever wants to take us do something extra one notch up, उनको मैं कुछ रिसर्च पेपर ओरिएंटेड टास्किंग अलग से दूंगा, ठीक है। लाइक एक रिसर्च पेपर मैं शेयर करूंगा इससे, वो आप वो देखिएगा मेरा, उसमें आपने मुझे उसकी मेथडोलॉजी को पढ़ना है, और उसके एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है कैसे इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, सेम एप्लीकेबल टू रिसर्च, ठीक है। तो आप तीनों के लिए एक्स्ट्रा एक काम हुआ करेगा, और बाकी लोग जो है उनको अलग से बता दूंगा, अच्छा, ठीक है। और कोई सवाल मेरे या मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, कोई आपका सिर्फ कोई क्वेश्चन से मैं इसलिए इसलिए ये कहना चाह रहा था कि मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपने ना प्रोजेक्ट करना है ना, वो आपने एक प्रोजेक्ट में सब्जेक्ट होता है, 15 में, उसमें आप ये करना ये कि सर ये जो एक पूरा काम है ये होगा, ये करने के बाद लोग इसको लिखते हैं एक रिसर्च पेपर में और उसको पब्लिश करते हैं। तो आप ये करना है कि आपने वो रिसर्च पेपर पढ़ना है, कोई भी रिसर्च पेपर हो सकता है जो कि किसी भी एज बेस्ड अप्रोच को यूज करके एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ठीक है। अब वो पब्लिश ना होते हैं, मैंने बताया कि उनकी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कुछ फेमस प्लेटफॉर्म जो है बैनर्स, दो कैटेगरी में, कुछ कॉन्फ्रेंस में होते हैं, कुछ जर्नल्स के अंदर होती है। वो कॉन्फ्रेंस जर्नल्स जो है वो बड़े बड़े कुछ नाम करवाते हैं, IEEE एक नाम है, IEG एक नाम है, बड़े बड़े कुछ नाम। लेकिन ये थोड़ा सा ये चूंकि एमएस से पहले हम ये इस पे लोग फोकस नहीं करते, लोगों को पता नहीं होता, तो मैं इसलिए हम मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि आपने अच्छे एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स को ही देखना है। They are the publishers, right? They are not the journal names. They are not the conference names. They conduct conferences, they conduct, yeah, they manage journals and publish articles in them. बट ये बड़े बड़े नाम है, इसके अलावा और भी है, बट मैं कुछ बहुत फेमस नाम देख रहा हूँ। आप जब रिसर्च पेपर पढ़े तो कोशिश करेंगे, देखेंगे किस बैनर के नीचे वो पेपर पब्लिश हुआ है। इनमें से अगर कोई बैनर नजर आए आपको तो इट मींस कि वो अच्छा क्वालिटी रिसर्च पेपर है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको शायद एक नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि आजकल पेपर लिखना कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी भी ग्रॉक को कहें या प्लॉट को कहें या चैट जीपीटी वर्जन 4.5 को कहें, आपको रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो वो पब्लिश भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी रिसर्च पेपर नहीं होगा, बाकी अच्छा काम नहीं होगा, बस वो चीजें कलेक्ट करके जमा करनी है, ठीक है। तो इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। आप एक दफा स्क्रॉल कीजिएगा, फर्दर एक दिन में आपको समझ नहीं आएगी, बट ये थोड़ा थोड़ा करके आप देखेंगे। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि रिसर्च पेपर्स के प्लेटफॉर्म्स कोशिश करने की इन पब्लिशर्स के हो,
और उनमें से कोई एक रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट करे, उसको पढ़ना शुरू कर देना। फर्स्ट वीक है, बाय 15th week you will be much more wiser to understand कि उसके अंदर हो क्या है, and by the end of subject you should be able to explain it, ये कैसे हुआ है, और उसको इम्प्लीमेंट कर सके इन गूगल कोलैब, उसका कोड भी अवेलेबल हो। इन्हीं बंदों ने जिन्होंने पेपर लिखा, अपना कोड भी उन्होंने गिटहब पे कैटल पे रखा हो, वहां से आप कोड उठा लें, खुद नहीं लिखना कोड किसी ने भी, अवेलेबल कोड को इम्प्लीमेंट करें, लिंक करें रिसर्च पेपर से, और समझे कि ये पेपर लिखा कैसे गया और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। काम क्या हो, एक एप्लीकेशन हो ऑफ एनी एआई एल्गोरिथम यूजिंग एनी रियल वर्ड क्लाउड, ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। कोई जरूरत नहीं है कोई बड़े बड़े आपको काम करने, सादा सा एक प्रोसेस सोचेंगे, और ये नहीं होगी कि सबको मैं समझ लूंगा, इस प्रोसेस के दौरान सर्च पेपर भी पढ़ लूंगा और इम्प्लीमेंटेशन को भी सीख, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी इज द रूल, बहुत फास्ट पेस पे जाने की जरूरत नहीं है ताकि परेशान हो। कोशिश ये करें, और आप सर इनके पास स्टोर कीजिए ना, मैं आपको इस सप्ताह में आप देखें, bring something, some papers from you, maybe share it with me, I can give you some suggestion के लिए ये जहाँ कुछ और आप कर सकते हैं। फिर उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, फिर आप ऐसा उसको इंटरप्रेट करेंगे और आप समझने की कोशिश करते हैं, उनको अगले 4 महीनों में उसी को समझने की कोशिश करें, फिर उसकी बेसिस पे नहीं आपने नहीं बता सकते, उस पेपर में बिल्कुल ऑलरेडी बना हुआ, आपने उसी को समझ के एक्सप्लेन करना और उसकी कोडिंग अवेलेबल हो, वो हो गई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, आप देखेंगे ना रिसर्च पेपर्स में तो आपको नजर आएगा। तो अब ये कुछ लोगों के लिए नया नई चीज होगी, जरा इसको हमारे लिए तो आपको एक नई दुनिया खुलती नजर आएगी, न्यू वर्ल्ड, तो आपको वो दैट विल आई मस्ट से कि एंजॉय। सर मैंने आपको जो कहा ना कि 16 वीक पर दिल्ली में शान को और उनको आज ही कह दिया कि हमने एक रिसर्च पेपर जो उनको भेजूंगा वो ये काम एक हफ्ते के अंदर करेंगे, ठीक है। आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने उसको सिर्फ रन करना, एग्जीक्यूट करना है और कोड के डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लेन करना है, इसमें से यहाँ डाटा एक्वायर हो रहा है, यहाँ पे डाटा को क्लीन किया जा रहा है, यहाँ पे डाटा की फीचर इंजीनियरिंग हो रही है, फीचर सिलेक्शन हो रही है, कोरिलेशन निकल रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, इस जगह पे आके ट्रेनिंग हो रही है, इस जगह पे आके टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे रिजल्ट्स को यूज कर, यहाँ पे बेंचमार्किंग हुई है, एक्यूरेसी निकली है, प्रिसिजन निकली है, सैंपल स्कोर निकला होगा, बेंचमार्क्स हो गए, दैट इज योर टास्क। इन एआई के बटन मॉडल की आंसर है उसको समझना है, ताकि कल को अगर आपको खुद करना पड़े तो आपको पता है मैंने कहा वहाँ पे क्या क्या चीजें किस तरह से, एक फॉर्मल प्रोसेस है आपको, जितना आप किए हुए काम देखोगे उतना आपके लिए खुद करना आसान। सर ओवर टू यू, जब से फ्री है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. So my name is Sapri Tabasi, and I am a PG coordinator. So today, this is for the new student, new able student for 2025.